आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये बेसिकली अंटार्कटिका के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर की जो ऑथर है वो है ईशानी डोशी, जिनका जन्म 1975 में हुआ था और ये जो है एक इंडियन पोएट है, जर्नलिस्ट है और डांसर भी रह चुकी हैं। ये जो ईशानी डोशी है ये एक टीचर है और अपने स्टूडेंट्स के साथ वो अंटार्कटिका का जो टूर है उस पर जाती हैं और वहाँ जाकर अपने स्टूडेंट्स को बताती हैं कि कैसे हम लोग को अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, अंटार्कटिका को सेव करना है ताकि हम लोग का जो अर्थ है वो सेव हो सके, और कैसे वो इस टूर को, इस जर्नी को अर्थ के एंड से कनेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में समझना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नैरेटर हेड्स टुवर्ड्स अंटार्कटिका अबाउट एकेडमिक शोकॉल्स्की। अब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे एकेडमिक बोलते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पे के है तो इसको बोलेंगे एकेडमिक शोकॉल्स्की। ए रशियन रिसर्च वेसल विद अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट। ये जो एकेडमिक शोकॉल्स्की है ये एक रशियन रिसर्च वेसल है और इसमें जो है जो नैरेटर है वो अपने हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ एक ग्रुप में अंटार्कटिका की तरफ बढ़ती हैं। शी रिवील्स दैट अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडाइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वो ये चीज़ बताती हैं कि जो अंटार्कटिका है, यानी अपने स्टूडेंट्स को, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ बता रही हैं कि जो अंटार्कटिका है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा जगह है, सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस है और वहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। शी कमेंसेस हर जर्नी from Madras, crosses 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and many ecosphere to reach her destination। वो बताती हैं कि वो जो है अपनी जर्नी की शुरुआत जो है मद्रास यानी कि चेन्नई से करती हैं, 9 टाइम जोन्स को पार करती हैं, 6 चेक पॉइंट्स को पार करती हैं, 3 वाटर बॉडीज को पार करती हैं और काफ़ी सारे इकोस्फीयर को भी पार करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं। ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स शी फील्स रिलीफ एंड वंडर्स अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द हिस्टोरिक टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। 100 घंटे की इस यात्रा में वो ये चीज़ महसूस करती हैं और इस चीज़ को जान के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती हैं कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि पूरे वर्ल्ड से पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, और एक ऐसा समय था जब इंडिया यानी भारत जो था और अंटार्कटिका जो था वो एक ही लैंड मास के पार्ट थे। और ये सारी चीज़ें जो थी ना, जो नैरेटर थी वो बच्चों को बता रही थी। द नैरेटर टेक्स द रीडर बैक टू 650 मिलियन ईयर्स। 650 साल पीछे जो है नैरेटर जो है रीडर्स को ले जाती हैं और बताती हैं एट दैट टाइम अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ अ जाइंट एमलगेमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। जो अंटार्कटिका था वो 650 साल पहले एक जाइंट कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था जिसको लोग गोंडवाना बोलते हैं। यानी पहले के समय में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी उसमें भी यही बताया गया था ना कि बहुत पहले समय में जब अर्थ जो है फॉर्म हुई थी, अर्थ का बर्थ हुआ था, अर्थ जब जन्म हुआ था अर्थ का, उस समय जो जितने भी कंट्रीज थे जो आज वर्ल्ड मैप पे अलग अलग दिख रहे हैं वो सारी की सारी कंट्रीज जो थी पहले एक ही लैंड मास, एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करता था जिसको गोंडवाना बोलते थे और उसके चारों तरफ बस पानी होता था। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो नैरेटर्स जो थी बच्चों को और रीडर्स को बता रही हैं। एट दैट टाइम ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड। और उस समय जो ह्यूमन्स थे यानी जो मानव थे वो नहीं आए हुए थे। द क्लाइमेट वाज वार्म एंड देयर वाज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो क्लाइमेट था उस समय का वो काफ़ी गर्म हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा प्रजाति के जानवर और पौधे जो थे उस समय मौजूद थे। उस समय जानते हो कि डायनासॉर्स भी उसी समय हुआ करते थे। फॉर अराउंड 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना एग्जिस्टेड। लगभग 500 साल तक गोंडवाना जो है, 500 मिलियन साल तक जो है गोंडवाना जो है एग्जिस्ट करता था। इवेंचुअली द लैंड मासेस ब्रोक अप एंड वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। दिस शेप्ड आवर प्रेजेंट ग्लोब। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेस के कारण जो गोंडवाना है वो कई सारी कंट्रीज में सेपरेट हो गया और इसी से हम लोग का जो आज का जो ग्लोब है, हम लोग का आज की जो धरती है उसको एक शेप मिला। आगे बढ़ते हैं। Belonging to a relatively warm country, the narrator is shocked to be in a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored। क्योंकि जो नैरेटर थी या जो भी वहाँ के जिस नैरेटर थी या जो बच्चे थे वो इंडिया मद्रास से आए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा साउदर्न इंडिया जो था वो इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास है, जिसके कारण साउदर्न इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उतने गर्म जगह से एक अचानक ऐसी जगह पे आना जहाँ का 90% जो था, 90% अर्थ सरफेस जो था वो केवल और केवल बर्फ से ढका हुआ था, बर्फ से स्टोर था। शी फील्स शी इज वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि एक बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल मतलब टेनिस बॉल को एज्यूम करो कि एक टेनिस बॉल जिसका कलर व्हाइट है उस पर वो जो है वॉक कर रही हैं। देयर इज नो ह्यूमन लाइफ देयर एंड नथिंग टू शो दैट ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। वहाँ पे कोई भी ह्यूमन जो है एग्जिस्ट नहीं करता था और कोई भी ऐसे निशान भी नहीं थे वहाँ पे जो कि ये चीज़ को शो करे कि ह्यूमन जो है में कोई इंसान रहता होगा। शी इज सराउंडेड बाई माइजेस, माइट्स, ब्लू वेल्स एंड लिमिटलेस एक्सपेंस ऑफ ह्यूज आइसबर्ग। जो नैरेटर थी वो माइजेस का मतलब होता है मॉस्किटो। माइट्स जो है कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, यहाँ पे अगर देख लो तो ये जो माइट्स हैं कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है घुन, MIDGS। माइट्स का मतलब होता है मच्छर और माइट्स का मतलब होता है घुन, जो कि फोटो में देख रहे हो। ब्लू वेल्स एंड लिमिटलेस एक्सपेंशन ऑफ जायंट आइसबर्ग। बहुत बड़े बड़े जो हिमखंड थे उनके टुकड़े, बहुत बड़े बड़े हिमखंड जो थे वो चारों तरफ जो है फैले हुए थे। जैसे केदारनाथ या बद्रीनाथ कभी जाते हो या फिर अगर कैलाश जाते हो तो वहाँ पे देखते होगे कैलाश मानसरोवर में कि चारों तरफ जो है केवल और केवल बर्फ का पहाड़ है, केवल और केवल जो है चारों तरफ हिमालय जो है वो सराउंडेड है। उसी तरीके का कुछ वहाँ पे दृश्य था कि चारों तरफ जो थे वो केवल और केवल आइस थे और कुछ भी चीज़ जो है वहाँ पे और नहीं मौजूद था। द surreal 24 hour summer lights and eerie silence that is interrupted only by the breaking of an iceberg is mind-boggling। मतलब वहाँ पे ऐसा था ना कि 24 घंटे जो है केवल और केवल वहाँ पे सन्नाटा होता था और भयानक गर्मी थी, भयानक गर्मी की रोशनी, यानी क्योंकि वहाँ पे एक तो वो जगह पूरा का पूरा ठंडा था क्योंकि चारों तरफ आइस थी तो जगह ठंडा था और ऊपर से सूरज की जो रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पड़ रही थी। और इसी के साथ साथ वहाँ पे चारों तरफ इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि एक छोटा, बहुत छोटा से छोटा अगर बर्फ का टुकड़ा भी पानी में गिरता था तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती थी। और ये जो एक्सपीरियंस था वो उस नैरेटर के मन को बहुत ज़्यादा हिट कर जाता है, उसके मन को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देता है।
ह्यूमन बींग्स हैव बीन ऑन द अर्थ फॉर अबाउट 12,000 ईयर्स। जो ह्यूमन बींग्स थे वो अर्थ पे लगभग 12,000 साल से रह रहे हैं। इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव चेंज द फेस ऑफ आवर एनवायरमेंट फॉर वर्स। और इस छोटे से अंतराल में, इस छोटे से समय सीमा में हम लोगों ने अपने अर्थ का जो हम लोग का एनवायरमेंट है उसकी जो तस्वीर है उसको काफी ज्यादा खराब कर दिया है, काफी ज्यादा बदल दिया है। वी हैव डोमिनेटेड द अर्थ बाय एस्टैब्लिशिंग सिटीज एंड मेगा सिटीज। हम लोगों ने धरती पर अपना वर्चस्व, अपना राज्य को पूरी तरीके से कायम कर लिया है बड़े बड़े शहर, टाउन्स और मेगा सिटीज को फॉर्म करके। दिस हैज लीड टू एनरोचमेंट ऑफ मदर नेचर। और इसी कारण से जो प्रकृति है, जो प्रकृति माँ है, मदर नेचर का मतलब प्रकृति माँ जो है, उनका अतिक्रमण हो रहा है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। वी आर लिमिटिंग रिसोर्सेज ऑन द प्लैनेट फॉर अदर क्रिएचर्स। और हम लोग जो है धीरे धीरे प्लैनेट पे जो अदर क्रिएचर्स हैं, अदर जो जीव जंतु हैं, उनके लिए जो खाने की समस्या है, खाने की जो चीज़ें हैं, जो पीने की जो चीज़ें हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उसको खत्म करते जा रहे हैं। बट यंग पॉपुलेशन हैज एडेड टू आवर वोज। और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भी हमारे संकट का एक कारण बनती जा रही है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग एंड द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है हम लोग के एनवायरमेंट पे, हम लोग के वर्ल्ड के अराउंड, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन होता जा रहा है, ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो हम लोग के वर्ल्ड के चारों ओर जो है बढ़ती जा रही है। देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस about climate change and the narrator is alarmed by them। उनके मन में, जो नरेटर थे उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस थे इस क्लाइमेट चेंज को लेके और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इन हिज डिबेट अंटार्कटिका हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। उनके इस डिबेट में, यानी उनके इस भाषण में जो अंटार्कटिका था वो एक मेन रोल जो था, एक मेजर रोल जो था वो प्ले करता था। दिस इज बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेज इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन एंड कंटेन्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन। अब हुआ क्या कि जब धरती पे जब पता चला कि टोटल जैसे अभी अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स जो है बोला जाता है, लेकिन 7 ने टोटल 8 कॉन्टिनेंट्स हैं और वो जो 8 कॉन्टिनेंट है वो आपका अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका जो है, जब पता चला कि धरती पे 8 कॉन्टिनेंट यानी 8वां कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, तो पहले के समय में देशों में ये होड़ लग गई, देशों में ये कंपटीशन आ गया कि अंटार्कटिका किसके अंडर आएगा, अंटार्कटिका पे किसका हक होगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जितने भी देश थे वो सारे जो थे अंटार्कटिका को अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है डिवाइड करना शुरू कर दिए। फिर बाद में जाके एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था द आर्टिक ट्रीटी। उसको साइन किया गया कि अंटार्कटिका में कोई भी माइनिंग, कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज नहीं होंगी, केवल और केवल जो है रिसर्च के लिए साइंटिस्ट वहां जा सकते हैं। और इसी कारण से जब से गोंडवाना लैंडमार्क ब्रेक आउट हुआ है तो जितने भी अदर कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे एशिया, यूरोप, अफ्रीका हो जाए, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, उन सारे में तो रिसर्च माइनिंग हो रही है, लेकिन जो अंटार्कटिका है वो अभी भी पहले की तरह ही एकदम प्राचीन है, क्रिस्टाइन है। एंड कंटेन 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। और लगभग आधा मिलियन साल यानी 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो अभी भी अंटार्कटिका के जो आइस की जो परत है उसमें दबे हुए हैं। द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइज हिडन इन अंटार्कटिका। जो अर्थ का पास्ट था, जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, वो सारी की सारी चीजें अंटार्कटिका में ही छुपी हुई हैं। दिस प्रोग्राम एम्स एट स्टडिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस in Antarctica. The narrator works on this project on board academic Shukolsky. It takes school students on the trip of Antarctica. और इस प्रोग्राम का स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, अब इसको समझते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो था वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसका उद्देश्य ये था, एम ये था, एट स्टडिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका में क्या क्या इकोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, कैसे कैसे बर्फ जो है वो बन रही है या अदर क्या क्या चीजें वहाँ पे होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना, यही इस प्रोग्राम का मेन मकसद था। किस प्रोग्राम का? स्टूडेंट्स ऑन आइस का। The narrator works on this project on board academic Shukolsky, यानी academic Shukolsky जो कि रशियन रिसर्च वेसल था, उसमें बैठ के नरेटर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। It takes school students on the trip of Antarctica। और academic Shukolsky इसी में बैठकर जो स्कूल स्टूडेंट्स थे वो अंटार्कटिका के टूर पे गए थे। The visit aims at generating a new awareness, यानी उस टूर का, उस जर्नी का एम यही था कि जो नए माइंडसेट है, जो यंग बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके मन में अपने प्लैनेट को लेकर रिस्पेक्ट हो और अपने प्लैनेट के प्रति वो जागरूक हो, यानी अपने प्लैनेट को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीजें उनके मन में बैठ जाएं। The program has been in operation for 6 years and is headed by a Canadian Geoff Green। जो प्रोग्राम था वो लगभग 6 साल से ऑपरेशन था और उस 6 साल में ही किसी एक दिन जो थे ये बच्चे और उनकी जो टीचर थी यानी नरेटर वो गए हुए थे, जिसको, और ये जो ऑपरेशन था जो 6 साल चला, इसको हेड कौन कर रहा था? तो एक कैनेडियन थे जिनका नाम था जियोफ ग्रीन, वही इस ऑपरेशन को हेड कर रहे थे। Earlier he used to take celebrities and retired rich curiosity seekers to Antarctica for money। पहले जो है वो केवल जो रिटायर्ड सेलिब्रिटीज होते थे या रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स होते थे उन्हीं को केवल अंटार्कटिका ले जाते थे पैसे के लिए। Gradually he got sick of those people who gave nothing to earth in return। लेकिन धीरे धीरे बाद में जाके उन लोगों को वो अंटार्कटिका ले जाना बंद कर दिए, क्योंकि उन लोग पे कोई असर नहीं हो रहा था। उन लोग को इतना बोला जा रहा था कि नेचर को सेव करो, लेकिन वो लोग नेचर सेव नहीं कर रहे थे बल्कि अर्थ को और ज़्यादा खत्म करते जा रहे थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक स्कूल स्टूडेंट्स देयर। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्कूल स्टूडेंट्स को वहाँ लेके जाएंगे। इट वाज हिज फर्म बिलीफ दैट यंग माइंड कुड लर्न एंड एक्ट बेटर अबाउट द पोटेंशियल हैजार्ड्स रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट व्हिच आवर अर्थ फेस। उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि जो न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो यंग माइंड्स हैं, वो इस कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा जरूरी है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा जरूरी है, और उस खराब इन्वायरमेंट को जिसको अर्थ अभी फेस कर रहा है उसको बदलने की कितनी ज़्यादा जरूरत है, इस चीज़ को समझेंगे। पोटेंशियल हैजार्ड का मतलब होता है ए डेंजर सिचुएशन व्हिच हैपेंस इफ नॉट करेक्ट एक्शन इज टेकन। यानी एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा समय जो कि तब आ सकता है जब उसको रोकने के लिए कोई सही कदम नहीं उठाया जाए। द प्रोग्राम वाज अ सक्सेस बिकॉज चिल्ड्रन कुड सी विद देयर ओन आइज द कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स एंड retreating glaciers। They realized that the threat of global warming was real। जो प्रोग्राम था वो सक्सेस रहा क्योंकि चिल्ड्रंस जो थे, जो बच्चे थे, वो अपने आंखों से जो कोलैप्सिंग आइस शेल्स था यानी जो ग्लेशियर्स थे जो पिघल रहे थे उनको अपने आंखों से देख रहे थे और उनको इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंता है, वो एक सच्ची घटना है। The greatest lesson to be learned is little changes in the environment can have big repercussions। यानी कि छोटी से छोटी चेंज जो है इन्वायरमेंट में एक बड़ा चेंज को ला सकती है।
द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स आर नॉरिशमेंट फॉर मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड इन द रीजन। जो फाइटोप्लैंक्टन्स था वो मैरीन एनिमल्स यानी कि जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो एक तरह से जैसे फूड होता है ना, तो वैसे ही जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए फाइटोप्लैंक्टन भी जो है एक फूड की तरह काम करता है, और खासकर शार्क्स जो होती हैं उनको प्लैंक्टन्स जो है एज अ फूड दिया जाता है। तो उस रीजन में रहने वाले जो भी एक्वेटिक एनिमल्स थे या जो बर्ड्स थे उनके लिए फाइटोप्लैंक्टन्स जो थे वो नॉरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन का काम करते थे। एनी मोर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ दीज ग्रासेस। और कोई भी फर्दर ओजोन लेयर में अगर डिप्लीशन होता है तो वो इस तरह के फाइटो जो प्लैंक्टन्स हैं इनके स्पीशीज को खत्म कर सकता है, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दिस विल इन टर्न अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर इन दिस रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और इस कारण से उस रीजन में रहने वाले जो अदर पीपल हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स पर डिपेंडेंट है उनका लाइफ खतरे में आ जाएगा और ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। द फाइटोप्लैंक्टन लीड अस टू कंक्लूड दैट इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स कैन बी सेव्ड। और यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स को बचाएंगे तो कितना बड़ा चेंज जो है वो आ सकता है। मतलब यहाँ पे सिंपल ये बताना चाह रहा है लेसन टू बी लर्न में कि अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स को सेव करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को सेव करने से जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो सेव रहेंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सेव रहेंगे। एक्वेटिक एनिमल सेव रहेंगे तो वहाँ के जो बर्ड्स हैं उस रीजन के वो सेव रहेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स और बर्ड्स सेव रहेंगे तो उस रीजन में जो लोग एक्वेटिक थिंग्स पर डिपेंडेंट है वो सेफ रहेंगे। तो यहाँ से वो यही चीज़ बस सिंपल बताना चाह रहा है कि एक छोटे से छोटी चीज़ जो है प्रकृति में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। A memorable walk on the ocean। अब इसको पढ़ते हैं। The narrator says that the experience of strolling का मतलब होता है वॉक करना, on the ocean at Antarctica was a never to be forgotten incident for all। नरेटर बोलते हैं कि ओशियन पे, अंटार्कटिका क्योंकि क्या है एक ओशियन ही का हिस्सा है, बस वहाँ पे क्या है बर्फ है, तो ओशियन पे बर्फ पे चलना, अंटार्कटिका के बर्फ पे चलना मतलब ओशियन पे चलना एक नेवर टू बी फॉरगेटन यानी कि ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। At 65.55 degrees south of equator the narrator and the students were told to get down। 65.55 डिग्रीज इक्वेटर के साउथ में 65.55 डिग्रीज मतलब ऑलमोस्ट साउथ पोल पे जो नैरेटर थे और जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला गया कि आप नीचे उतरिए। दे पुट ऑन गोर-टेक्स आई शूज एंड सनग्लास। अब ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कि जो ठंड का कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं वो पहन के वहाँ अंटार्कटिका में चले गए, पता चला जो ठंड का कपड़ा पहन के अंटार्कटिका में जाते हैं तो पूरा शरीर जो है अंदर जो है कुल्फी की तरह जम गया। तो वहाँ पे स्पेशल टाइप के गोर-टेक्स आई शूज और सनग्लासेस होते थे, वो पहन के वहाँ पे जो भी नैरेटर यानी जो टीचर थी जो ईशानी डोशी थी और उनके जो बच्चे थे स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे उतर गए उस सनग्लासेस और गोर-टेक्स आइस के शूज पहन के। ऑन ओवर 180 मीटर्स ऑफ सॉल्ट वाटर देयर वाज 1 मीटर थिक लेयर ऑफ आइस। लगभग 180 मीटर सॉल्ट वाटर के लंबे पे एक पतली आइस पर थी, मतलब 180 मीटर लंबा जो था वो सॉल्ट वाटर का हिस्सा था, उस पे आइस जो था यानी बर्फ का केवल और केवल एक टुकड़ा था, एक लेयर था। It was a breathtaking experience to see crab-eater seals sitting in the periphery. It was truly a memorable experience for all। मतलब ये बोला यहाँ पे ये जा रहा है कि ये ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस है कि जो सील्स है जो कि क्रैब को खा रहे हैं वो पत्थर पे, पेरिफेरी मतलब होता है कि पत्थर का किनारा, जैसे यहाँ नीचे वाले फोटो में भी देख लोगे कि पत्थर के किनारे पे सील्स बैठे हुए हैं, तो उनको क्रैब को खाते हुए देखना और इस तरीके से पत्थर पे बैठे हुए देखना एक बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस होता है और एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है जो कि हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। द डिफरेंस द अंटार्कटिका ट्रिप मेड द ऑथर इज ओवरवेल्म्ड विद द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट। जो नैरेटर थे वो हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लैनेट है, उसके संतुलन की खूबसूरती को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। शी हैज मेनी क्वेश्चंस इन हर माइंड, व्हाटएवर बी द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस शी इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म अबाउट द टीनेजर्स हु आर फुल ऑफ आइडियलिज्म टू सेव द अर्थ आफ्टर हैविंग मेड द ट्रिप ऑफ अंटार्कटिका। जो नैरेटर थी उनके मन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने से ज्यादा खुशी उनको इस बात की थी कि जो टीनेजर्स हैं, जो यंग माइंड्स, जो नए बच्चे हैं, अर्थ के प्रोटेक्शन के बारे में ख्याल आया, उनको अर्थ को अच्छा बनाने के बारे में ख्याल आया, जो फ्यूचर है ह्यूमन बींग्स का उसको सही करने की दिशा में उनको प्रशस्त किया गया और यहाँ से उनको समझ में आ गया कि अंटार्कटिका का ट्रिप जो है उनका सक्सेसफुल रहा।